ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइस अभी ना डिजीज़ ऑफ एक्सटर्नल नोज़ और नेज़ल वेस्टिब्यूल, इसके बारे में जितनी भी लास्ट वीडियो में हमने पहले 2 चैप्टर जो है ना वो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। बस जल्दी से अब इसको कवर करते हैं और इंशाल्लाह हमारा ये चैप्टर और अगले भी 2-3 चैप्टर मैं कोशिश करता हूँ इसी वीडियो में इकट्ठे कर दूँ ताकि हमारा जो है ना जल्दी से कवर हो जाए। ओके जी, तो डिजीज़ ऑफ एक्सटर्नल नोज़ में सबसे पहले जो बाहर का नाक है ना उसके ऊपर होने वाली मशहूर ज़माना डिज़ीज़ जिसे हम कहते हैं सेलुलोलाइटिस। ठीक है, मतलब आपने देखा होगा सेलुलोलाइटिस। अगर नाक आपको बाहर से रेड, सुर्ख, स्वेलन और टेंडर नज़र आए, इसकी वजह क्या होगी? ड्यू टू इन्वेजन ऑफ दी कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। ठीक है, अब उसके अंदर क्या कौन सा हो सकता है? स्ट्रेप्टोकोकस हो सकता है, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकाई या स्टेफिलोकोकाई। ठीक है, इन 2 बैक्टीरियाज की वजह से जो है ना हमारे पास नेज़ल स्किन के ऊपर आपको रेड और स्वेलन और टेंडरनेस जो है ना वो मिल जाए, इसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास सेलुलोलाइटिस है। ठीक है, अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? क्योंकि ये हमारे पास बैक्टीरिया है तो आपने क्या देना है? एंटी बैक्टीरियल थेरेपी दे देनी है। ठीक, साथ में हॉट फर्मेंटेशन और हमारे पास साथ में एनाल्जेसिक, जाके जो टेंडरनेस है ना वो आपके पास ख़त्म हो जाए। तो ये 3-4 बस करनी है और आपका ये सेलुलोलाइटिस कंप्लीट हो जाएगा। इतनी ही बात पूछते हैं, इतना ही लिखना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है ना वो हमारे पास आता है नेज़ल डिफॉर्मिटीज़ के बारे में उसने बात की हुई है बुक के अंदर। मैं बुक से एंड से इंशाल्लाह आपको सारा दिखाता हूँ। ठीक है, तो नेज़ल डिफॉर्मिटीज़ के अंदर सबसे पहले उसने लिखा हुआ है हमारे पास होता है टॉप ऑफ दी ज़माना सैडल नोज। सैडल किसे कहते हैं? जो घोड़े के ऊपर जो होती है ना रखने वाली, जो यूँ करके आपको वो सीट्स की होती है, वो सैडल टाइप होती है। तो सैडल नोज में हमारे पास क्या होता है? डिप्रेस नेज़ल डॉर्सम इन्वॉल्व बोन कार्टिलेज और बोथ। ठीक है, तो आपके पास जो नेज़ल सेप्टम है ना वो हमारे पास डिप्रेस्ड होगा। अब डिप्रेशन की बड़ी वजह, और हमने कहा था कि नोज़ के कितने पार्ट्स होते हैं? एक होता है कार्टिलेजिनियस हो गया और ऊपर वाला बोनी पार्ट था। तो वो कह रहा है कार्टिलेजिनियस पार्ट भी इन्वॉल्व हो सकता है, बोनी भी हो सकता है, या फिर बोथ भी हो सकते हैं इसके अंदर इन्वॉल्व। ठीक है, अब इसके अंदर जो है ना वो आपने वजह क्या है? कोई भी उसने बॉक्सिंग की है तो हमारे पास वो कह रहा है कि नेज़ल ट्रोमा जो है ना इसकी बड़ी वजह हो सकती है। साथ में वो कह रहा है कि हेमाटोमा या फिर कोई भी एब्सेसिस हो सकती है, जब इस सब म्यूकोजल रिसेक्शन SMR जिसे हम कहते हैं वो इसकी बड़ी वजह होती है सैडल नोज़ की। अब ये जान हो रही, बाकी बाद में। ओके जी, तो नेज़ल ट्रोमा या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से हमारे पास ये हो जाना। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? यहीं पे साथ साथ ट्रीटमेंट भी मैं आपको बताता जाता हूँ ताकि हम जल्दी से इसको कवर कर लें। ठीक है, आपने क्या करना है? एक तो आपने बताया राइनोप्लास्टी, एक आपके पास प्रोसीजर होता है। ठीक है, राइनोप्लास्टी, जिसके अंदर आप नाक को खोल के वहाँ पे जो है ना उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा डाल देते हैं जिससे वो नोज़ ऊपर उठ जाता है। ठीक है, साथ में वो कह रहा है अगर डिफॉर्मिटीज़ में बोन भी इन्वॉल्व है ना तो आपने जो आपका हिप बोन का इलिक क्रस्ट होता है ना ऊपर वाला, ठीक है, जहाँ पे आप वो हाथ रखते हैं ना, तो वहाँ पे वो इलिक क्रस्ट से जो है ना एक पीस लेके वो नाक के जो अगर बोनी पार्ट इन्वॉल्व है तो वहाँ पे बोनी पार्ट लगा दे ताकि वो जो हम्प है नीचे की तरफ यूँ मुड़ा हुआ है तो उसको यूँ हम ऊपर उठा सकें। तो ये 2 होती है, राइनोप्लास्टी कर सकती है, साथ में आपने ट्रांसप्लांट जो है ना वो आपने कर देना है। ठीक है, नंबर 2 पे हमारे पास होता है हम्प नोज़। हम्प क्या होता है? वो जो अमूमन जो है ना जूड़े के ऊपर ख़वातीन हजरात बनाती हैं, एक वो कुहान सी या फिर ऊँट के ऊपर जो एक ना यूँ करके सैडल में था, नाक यूँ अंदर की तरफ डिप्रेस्ड हुआ हुआ। ठीक है, जबकि हम्प में जो है ना वो नाक यूँ बाहर की तरफ ज़्यादा आके फिर नीचे जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है हम्प नोज़। अब इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर बोन भी इन्वॉल्व हो सकती है, कार्टिलेज भी इन्वॉल्व होती है। इसके अंदर सिंपल क्या, आपने यहाँ पे जो हम्प बना हुआ इसकी रिडक्शन कर दी, मतलब रिड्यूस्ड राइनोप्लास्टी इसके अंदर आपने कर देनी है। तो आपका ये हम्प जो है ना वो आपके पास राइनोप्लास्टी करेंगे तो आपका हम्प ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक, फिर हमारे पास होता है क्रूक्ड या डेविएटेड नोज़। नंबर 3 पे क्रूक्ड या फिर जिसे हम कहते हैं डेविएटेड नोज़, मतलब जिसे हम टेढ़ा नाक भी कहते हैं ना। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है? मिडल ऑफ द डॉर्सम फ्रॉम फ्रंटोनेजल एंगल टू द टिप इज कर्व्ड इन सी शेप्ड। ठीक है, तो आपका वो कह रहा है कि मिड लाइन जो है ना जो कि डॉर्सम फ्रॉम द फ्रंटोनेजल एंगल से हमारे पास टिप ऑफ द नोज़ तक जो है, ठीक है, वो यूं करके अगर ये नाक है ना सीधा,
ये दो नैरीज हैं, तो अंदर से जो नेजल सेप्टम है वो सी शेप्ड की तरह हो सकता है, जिसे हम क्रूक्ड या डेविएटेड नोज़ कहते हैं। अब इसकी वजह, बड़ी वजह क्या है, कोई हमारे पास ट्रॉमा हुआ है, ठीक है, कोई इंजरी हुई है, बाय बर्थ जो है ना, अमूमन ये जो दाइयाँ वगैरह होती हैं ना, जब वो स्मॉल वेजाइनल कैनाल हो तो वो खींचती है तो वो नाक बेचारे का जो ना फिस जाता है, तो उसके अंदर जो है हमारे पास वो क्रूक नोज़ होगा, सी से क्रूक्ड है, सी से हमारे पास होगा सी शेप्ड, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक। अब इसके अंदर भी आपने क्या करना, ट्रीटमेंट में सिंपल रहीनोप्लास्टी कर देनी या सेप्टो रहीनोप्लास्टी कर देंगे ना, साथ में हमने सेप्टम का भी जो है ना वो साथ में इन्वॉल्व करेंगे, तो आपके सारे के सारे काम ठीक हो जाएगा। जहाँ भी नोज़ की सर्जरी का लफ्ज़ आए ना, तो वो आपने रहीनोप्लास्टी के साथ रिकमेंड करना होता है, ठीक है। तो ये एक बार याद रख लेना, बस आपका ये सारे का सारा हो जाता है। अच्छा, ये था हमारे पास जो डिजीज़ था, सेलुलाइटिस था नंबर 1 पे, ठीक है, और नंबर 2 पे हमारे पास आ गया कि ये हमारे पास जो नेज़ल डिफॉर्मिटीज़ है। अब थर्ड नंबर पे हमारे पास उसने लिखा हुआ कंजेनिटल ट्यूमर्स के बारे में, जो पैदाइशी तौर पे ट्यूमर्स होते हैं उसकी बात करते हैं अब। ओके जी, अब यहाँ है ना हमारे पास कंजेनिटल ट्यूमर्स की बात कर रहे हैं। अब इसके अंदर जो है ना सबसे पहला जो पैदाइशी तौर पे ट्यूमर होता है ना, दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास कंजेनिटल भी होता है और फिर हमारे पास वो कुछ बेनाइन ट्यूमर्स आ जाती हैं, वो हम आगे डिस्कस। जो कंजेनिटल ट्यूमर है इसके अंदर टॉप ऑफ द डर्माइड सिस्ट आ जाता है, ठीक है। अब इस डर्माइड सिस्ट के अंदर जो ना उसने फर्दर क्लासीफाई किया हुआ है, या तो वो होगा सिंपल डर्माइड सिस्ट, या फिर वो कह रहा है हमारे पास होगा डर्माइड सिस्ट विद साइनस, ठीक है। एक हमारे पास द सिंपल डर्माइड सिस्ट, या फिर वो कह रहा है इसके साथ होगा डर्माइड सिस्ट विद साइनस, डर्माइड विद साइनस, विद साइनस, ठीक हो गया। इसके साथ वो कह रहा है हमारे पास डर्माइड के अलावा कंजेनिटल ट्यूमर्स के अंदर हो सकता है इनकेफ्लोसील या मिनिंगो इनकेफ्लोसील हो सकता है, दो चीज़ें, एनकेफ्लोसील या फिर हमारे पास होता है मेनिंगो इनकेफ्लोसील, ठीक है, ये हो सकता है। नंबर 3 पे हमारे पास कह रहा है हाँ ठीक है, ग्लायोमा। मैं सर आपको बुक से दिखाता हूँ, थोड़ा सा ये डिस्पर्स लिखा हुआ इस वजह से, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास जो सिंपल डर्माइड में हमारे पास मिड लाइन स्वेलिंग और अंडर द नेक होता है, नो एक्सटर्नल ओपनिंग अगर हो, मतलब मिड लाइन अगर हमारे पास स्वेलिंग हो जाए नोज़ के अंदर और उसकी कोई एक्सटर्नल ओपनिंग ना हो, जिसे हम कहते हैं डर्माइड सिस्ट, ये सिंपल वाली है। अच्छा, जो डर्माइड विद साइनस होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, सीन इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन, जो चिल्ड्रन है और साथ में जो इन्फेंट्स छोटे बच्चे हैं उनके अंदर होता है, रिप्रेजेंट बाय पिट और साइनस ऑन द मिड लाइन ऑफ द डॉर्सम, ठीक है। डॉर्सम के ऊपर आपको साइनस या फिर आपको एक छोटी सी पिट वो कह रहा है हमारे पास नज़र आती है, उसके अंदर आपके पास हेयर्स में बी प्रेजेंट, ठीक है। अब ये कनेक्ट करती है अपर नेज़ल सेप्टम को विद द इंट्राक्रेनियल ड्यूरल कनेक्शन के साथ। इतनी ये लंबी होती है कि ये जो नेज़ल का डॉर्सम है उसको दिमाग के इंट्राक्रेनियल जो हमारे पास ड्यूरल कनेक्शंस होते हैं ना, ड्यूरा मैटर, एक्नाइड और पाया मैटर, वहाँ तक जाती है ये, ठीक। अब इसको जो है ना वो मेनिंजाइटिस भी इसकी वजह से हो सकता है, अगर ये इन्फेक्शन यहाँ से ट्रैवल कर दे तो ये बाहर से नज़र आ रही है, तो अगर इसको खींचोगे तो आपके जो है ना वो कभी भी खींचना नहीं होता इस जो है ना डर्माइड सिस्ट को, वरना आपके जो बच्चा है ना उसके नाक से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड लीक होकर और बच्चा मर जाएगा। अगर मैं आपको एक डायग्राम दिखा दूँ ना, ये वाली देखो, इसके अंदर जो है ना वो डॉर्सम ऑफ द नोज के ऊपर डर्माइड सिस्ट जो साइनस के साथ बनी हुई है ना, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना इसका कनेक्शन ऊपर ब्रेन तक जा रहा है, जो कि मेनिंजेस तक, अगर इसको हम यहाँ से नीचे से कहीं से खींच देंगे तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड लीकेज कर देगा, और अगर इसका इन्फेक्शन अमूमन ब्रेन के अंदर चला जाता है, ठीक है। इस वजह से इसको जो है ना वो बड़ा आराम से करना पड़ता है। तो ट्रीटमेंट के अंदर मैं लिख सकता हूँ न्यूरो सर्जिकल ट्रीटमेंट है, ऑटोलेरिंगोलॉजिक ट्रीटमेंट हो जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर न्यूरो सर्जिकल ऑटो लेरिंगोलॉजिक ट्रीटमेंट जो है ना हमारे पास ये होती है, जो कि डर्माइड सिस्ट विद साइनस के साथ आ जाती है। और नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है इनकेफ्लोसील, जो हमारे पास मेनिंजियोसील के साथ आ जाती है ना। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, हर्निएशन होता है ब्रेन टिश्यूज़ की अलोंग विद मेनिंजेस थ्रू कंजेनिटल बोनी डिफेक्ट्स,
जो भी कंजेनिटली बोनी डिफेक्ट है ना, वहाँ से हमारे पास क्या होगा, हर्निएशन हो जाएगी जो ब्रेन्स की मेनिंजेस है, ठीक है, ड्यूरामेटर, एरेक्नाइड और पैरामेटर। अगर कहीं पे वो पैदाइशी तौर पे जो है ना बोन ठीक तरह से जुड़ी नहीं है तो वहाँ पे खला रहेगा, तो जो ब्रेन के टिश्यू हैं, मेनिंजेस हैं वगैरह, वो सारे के सारे हर्निएट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वो नेज़ोफ्रंटल भी हो सकती हैं, ठीक, नेज़ोफ्रंटल, नेज़ो एथमाइड हो सकती हैं, नेज़ो आर्बाइटल, मतलब आर्बाइटल बोन से, एथमाइड बोन से या फ्रंटल बोन से वो आपको नज़र आ सकता है, ठीक है। या फिर स्वेलिंग शोक ऑफ इम्पल्सिस आपको नज़र, इसकी ट्रीटमेंट भी क्या है, न्यूरोसर्जिकल ट्रीटमेंट आपने वहाँ से करनी होती है। ग्लायोमा में बेसिकली क्या होता है, इट इज़ निप्ड ऑफ पोर्शन ऑफ द इनकेफ्लोसील ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, निप्ड ऑफ पोर्शन इनकेफ्लोसील ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो हमारे पास ये ना एक्स्ट्रा नेज़ल भी हो सकती है, इंट्रा नेज़ल भी हो सकती है। एक्स्ट्रा नेज़ल को हम एक्सटर्नल अप्रोच से रिमूव करते हैं, इंट्रा नेज़ल जो है ना उसके लिए दूसरी कॉम्प्लिकेशन है। तो अगर मैं ग्लायोमा को दिखाऊँ ना, तो ये देखो, अगर तो फ्रंटल बोन के अंदर कोई डिफेक्ट है ना, तो वहाँ से मेनिंजेस की तीनों लेयर जो है ना वो बाहर आ जाएंगी, ठीक है। इस बच्चे को देखो, बड़े जो है ना वो शो करवा रहा है ना, इसके अंदर देख लो, तो ये सारे के सारे कंजेनिटल, ये पैदाइशी तौर के ऊपर है। डर्माइड सिस्ट, सिंपल बीजीसाइनस, फिर हमारे पास है इनकेफ्लोसील या मेनिंगो इनकेफ्लोसील, और फिर नंबर 3 पे ग्लायोमा हो गया। अच्छा, ये थी हमारे पास कंजेनिटल। अब हम आते हैं कुछ बिनाइंस जो है ना ट्यूमर्स, उनके ऊपर जो हमें बुक के अंदर लिखे हुए हैं, बुक के हिसाब से हम चलते हैं। तो यहाँ पर उसने कुछ ना BNI बिनाइन ट्यूमर्स के बारे में बात की हुई है। तो बिनाइन ट्यूमर्स में वो कह रहा है कि सबसे पहले होता है पोटैटो ट्यूमर या फिर राइनोफायोमा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बुक से दिखाता हूँ अभी। राइनोफायोमा, या इसका दूसरा नाम होता है पोटैटो ट्यूमर। क्या होता है बेसिकली, ये स्लो ग्रोइंग ट्यूमर है ड्यू टू हाइपरट्रॉफी ऑफ दिस सीबेशियस ग्लैंड। जो नाक के हमारे पास सीबम रिलीजिंग ग्लैंड है ना, ठीक है, तो सीबेशियस ग्लैंड के ऊपर हाइपरट्रॉफी हो जाना, और ये हमारे पास स्लोली स्लोली जो है ना वो ग्रो करते जाती है, और लॉन्ग स्टैंडिंग केस है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि एक्नी रोज़ेका का एक लॉन्ग स्टैंडिंग, मतलब कि जिन लोगों को जो है ना वो एक्नी वगैरह हुई होती है ना, सीवियर किस्म की, वो दाने शाने और जल्द की बीमारी होती है, उन्हीं के अंदर देखा गया कि उनको भी राइनोफायोमा हो जाता है। अगर इसकी मैं आपको डायग्राम दिखाऊं ना, तो ये आपको एक बंदा दिख रहा है, इसके अंदर देखो ज़रा गौर से, ये बड़ा ही जो है ना अजीब सा बंदे को इरिटेशन सी होना शुरू हो जाती है, और ये मैंने देखे हुए हैं लाइव अपने, ठीक है। इसको जल्दी ट्रीट कर लें, वरना ये नाक के ऊपर इतने शदीद गड़े बन जाते हैं ना, तो बंदे को फिर ट्रीटमेंट क्या है, पेयरिंग डाउन द बल्क ऑफ द ट्यूमर बाय शार्प नाइफ ऑफ कार्बन डाई ऑक्साइड लेज़र, ठीक है। हमने क्या करना था, किसी शार्प नाइफ जो है ना उसके ज़रिए जो है ना वो जो बल्क ऑफ द ट्यूमर है उसको फ़ौरन से पहले रिमूव करना होता है, ठीक है, वरना जी ताकि ये आगे ना फैले। साथ में आपने CO2 लेज़र जो है ना इसके ज़रिए आपने इस राइनोफायोमा को ट्रीट करना होता है, ठीक। अभी तक हमने कंजेनिटल और बिनाइन ट्यूमर पढ़ लिए हैं। अब हमारे पास आते हैं कुछ मेलिग्नेंट ट्यूमर। तो मेलिग्नेंट ट्यूमर मैं दूसरे बोर्ड के ऊपर डिस्कस करता हूँ, यहाँ पे जगह कम है, इसके ऊपर आ जाओ, ठीक है। तो मेलिग्नेंट ट्यूमर कोई इतनी मुश्किल नहीं है, इसके अंदर एक तो बेजल सेल कार्सिनोमा आ जाएगा बुक के अंदर भी, हम इसके बाद हम बुक को तरफ जा रहे हैं, बस इंशाल्लाह ख़त्म होने वाला ये चैप्टर भी, ठीक है। तो मेलिग्नेंट जो हमारे पास ट्यूमर है ना, इसके अंदर टॉप ऑफ द बेजल सेल कार्सिनोमा, बेजल सेल कार्सिनोमा आ जाएगा सबसे पहले, और नंबर 2 पे वो कह रहा है कि स्क्वेमस सेल आ सकता है, और ये इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर भी है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। और नंबर 3 पे हमारे पास हो सकता है मेलानोमा, ठीक है। अभी तक हमें कंजेनिटल में क्या किया, डर्माइड सिस्ट, फिर इनकेफ्लोसील और ग्लायोमा, वो बिनाइन थे। मेलिग्नेंट के अंदर हमने राइनोफायोमा पढ़ा, जिसके अंदर वो सीबेशियस ग्लैंड की हाइपरट्रॉफी, अब बिनाइन के अंदर, ठीक है। फिर कंजेनिटल पहला था, दूसरा बिनाइन था, और तीसरा मेलिग्नेंट के अंदर हमने बेजल सेल, स्क्वेमस सेल, और हमारे पास मेलानोमा, मतलब मेलिग्नेंट है तो M से मेलिग्नेंट, M से मेलानोमा आ जाएगा। बेजल सेल मोस्ट कॉमन जो है ना, ये हमारे पास मेलिग्नेंट ट्यूमर है आपके नोज़ का,
ठीक है, जिसके अंदर आपके मुझे एक तो सबसे पहले मोस्ट कॉमन है, इसने इन्वॉल्व करना है आपके पास स्किन को और अफेक्ट करता है मेल और फीमेल को, दोनों को ही अफेक्ट करता है। प्रेजेंट सिस्ट हो गया, इसके अंदर हमारे पास वो कह रहे हैं अल्सर विद रोल्ड एजेस हमारे पास देखे गए हैं। ठीक है, अल्सर विद रोल्ड एजेस आपके पास जो है ना इसके अंदर देखे गए हैं। और नोडल मेटास्टेसिस इसके अंदर बहुत कम है, मतलब इसकी ट्रीटमेंट जब आप करेंगे तो आपने एक तो क्रायो सर्जरी करनी है। ठीक है, क्रायो सर्जरी आप सबसे पहले करेंगे, साथ में रेडिएशन और साथ में सर्जिकल एक्सीजन भी आप इसकी कर सकते हैं। ठीक है, क्रायो सर्जरी में क्या होता है, वो बहुत ठंडी जो है ना वो लेज़र वगैरह डाल के इस तरह करते हैं। ठीक, नंबर सेकंड में हमारे पास स्क्वेमस है, एस से स्क्वेमस है और एस से सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ दी मेलिग्नेंट ट्यूमर है और ये 40 to 60 ईयर्स की एज के अंदर होता है। इसके अंदर भी आपने अर्ली रिस्पॉन्ड करना है, ये रेडियोथेरापी को अर्ली रिस्पॉन्ड करता है। मेलानोमा जो है ना वो लीस्ट कॉमन है। ठीक है, स्लो ग्रोइंग है और इसके अंदर हमारे पास कोई नोड्यूलर इन्वेजन नहीं थी, नोड्यूलर इन्वेजन नहीं थी, यहाँ पे हमारे पास नोड्यूलर इन्वेजन्स आपको दिख जाएगी। ठीक है, ट्रीटमेंट में आपने इसका सर्जिकल जो है ना वो आपने एक्सीजन करना होता है। ठीक, ये थी हमारे पास नोज़ के बारे में इंपॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट वो कह रहा है कि हमारे पास डिजीज़ ऑफ द नेज़ल वेस्टिब्यूल्स जो है ना, जो नाक की बिल्कुल एंड के ऊपर हमने कहा था कि नेज़ल वेस्टिब्यूल होती हैं। ठीक है, ये एंड पे मैंने आपको पिछली वीडियोज़ के अंदर बताया है। तो नेज़ल वेस्टिब्यूल की जो डिजीज़ है उसके अंदर वो कह रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं पहले, डिजीज़ ऑफ नेज़ल वेस्टिब्यूल। अब आपको होपफुली वो सारे स्ट्रक्चर पता होंगे, नाक के जो एंड वाला हिस्सा जहाँ पे आपको हेयर सेल और वो सारे की सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो इसके अंदर टॉप ऑफ दी उसने लिखा हुआ है फ्रंकल्स या फिर वो बॉयल्स। ठीक है, एक्यूट इन्फेक्शन है हेयर फॉलिकल का, ये जहाँ पे जो छोटे छोटे बाल होते हैं ना इनका जो है ना वो हेयर फॉलिकल का वो कह रहा है एक्यूट इन्फेक्शन है, जो कि स्टेफ ओरियस की वजह से, स्टेफलोकोकल ओरियस की वजह से हमारे पास होता है। इसके ये स्मॉल है, पेनफुल है, टेंडर है और ये स्वेलन। ठीक है, पेनफुल भी होता है और हमारे पास टेंडर भी होता है और ये रेड कर देता है नोज़ को इवन साथ में। ठीक, इसकी वजह क्या होती है, अगर कोई बंदा बार बार यहाँ पे कोई प्रिक करता है नाक की, जिसको लोगों को उंगलियाँ मारने की आदत होती है, तो प्रिकिंग ऑफ द नोज़ हो गया या प्लकिंग ऑफ दी, या फिर बाल खींचने की आदत होती है बार बार, बजाय इसको ट्रिम करवाने के वो यूं ही पकड़ के खींचना शुरू कर देते हैं, तो प्लकिंग ऑफ दी है नेज़ल विब्रिस साइज जो है ना इसके साथ हो जाती है। ट्रीटमेंट क्या है, आपने एक तो यहाँ पे वार्म जो है ना वो कंप्रेशन देनी है। ठीक है, साथ में एनाल्जेसिक देनी है ताकि जो दर्द है वो कम, और साथ में आपने जो स्टेफलोकोकस है ना, स्टेफ ओरियस है, ठीक है, इसकी ट्रीटमेंट के लिए आपने एंटीबायोटिक्स दे देनी है, टॉपिकल भी और सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स जो है ना वो आप दे देंगे, टॉपिकल भी और हमारे पास जो सिस्टेमिक एंटीबायोटिक, इससे आपका काम होगा। अगर हमारे पास फ्लैक्चुएशन अपेयर तो आपने वहाँ पे इंसिजन और ड्रेनेज कर देनी है ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो। ठीक है, कभी भी इसको स्क्वीज़ या प्री मेच्योरली इंसाइज नहीं आपने करना। ठीक है, यूँ पकड़ के यूँ दबा नहीं देना कहीं, वरना ये और होगा। अच्छा, अगर ये इसका आपने जल्दी ट्रीट ना किया तो यहाँ से जो इन्फेक्शन आपके कैवर्नस साइनस की तरफ जाना चाहिए, वहाँ पे जाके वो थ्रोम्बोसिस करवा देगा और हमारे पास वीनस थ्रोम्बोफिलेबाइटिस हो जाएगा, साथ में सेलुलाइटिस और सेप्टल एब्सेसिस भी हो सकती है और बंदा मर भी सकता है इवन। ठीक है, आपको पता है कि कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस की अंदर बड़ी कंडीशन हो जाती है। ये था हमारे पास फ्रंकुलोसिस। नंबर सेकंड पे वो कह रहा है कि हमारे पास होता है वेस्टिब्यूलाइटिस। ठीक है, वेस्टिब्यूलाइटिस, अब यहाँ पे प्रॉपर जो डिफ्यूज्ड डर्माटाइटिस ऑफ द नेज़ल वेस्टिब्यूल, जहाँ पे जो नेज़ल वेस्टिब्यूल है ना उसकी जो है ना वो डिफ्यूज्ड डर्माटाइटिस, वहाँ पे स्किन जो है ना उसके ऊपर डिफ्यूज्ड डर्माटाइटिस इन्फ्लामेशन हो जाती है, इसे हम वेस्टिब्यूलाइटिस कहते हैं। इसकी वजह भी जो है ना हमारे पास वो कह रहा है कि स्टेफ ओरियस जो है ना वो स्टेफ ओरियस इसकी बड़ी वजह। तो ट्रीटमेंट क्या होगी, जब भी देखेंगे अक्यूट रेड स्वेलन होगी, क्रोनिक के अंदर वो कह रहा है पेनफुल होगा, वहाँ पे आपको जो है ना वो क्रस्टिंग सी नज़र आएगी। तो ट्रीटमेंट में क्या, सबसे पहले आपने जो है ना वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के अंदर ना वो कॉटन को, ठीक है, कॉटन जो है ना उसको सोक कर लेना है हाइड्रोजन H2O के, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यही फार्मूला होता है ना H2O2। ठीक है, तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के अंदर सोक कर लेना है, उसके बाद आपने एंटीबायोटिक और स्टीराइड लगा देने हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक प्लस स्टीराइड अप्लाई करने तो ये बंदा ठीक हो जाता है। ये था हमारे पास वेस्टिबुलाइटिस। ठीक,
अब ये मतलब यहाँ पे स्किन है, यहाँ पे हेयर फॉलिकल से यहाँ पे आपको वो स्किन की सारी इन्फ्लामेशन आ जाती है। नंबर 3 पे वो कह रहा है हमारे पास स्टीनोसिस या एट्रेरिया ऑफ द नेरीज हो जाती है, मतलब नाक के जो नथने हैं, जो सुराख हैं, इसकी स्टीनोसिस हो जाती है। या फिर हमारे पास वो कह रहा है कि कोई भी जो है ना, हाँ, एट्रेजिया हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है। इसके अंदर वो कह रहा है कि कोई एक्सीडेंटल या सर्जिकल ट्रोमा की वजह से नेज़ल टिप और वेस्टिब्यूल जो है ना वो एक वेब की फॉर्मेशन बना देते हैं। ठीक है, कोई भी ट्रोमा हो गया या फिर सर्जिकली जो है ना वो कोई भी ऐसा गड़बड़ हुई है जिसकी वजह से जो हमारे पास नेज़ल वेस्टिब्यूल है ना, ठीक है, और नेज़ल टिप, वहाँ पे हमारे पास एक वेब सी बन जाती है जो कि हमारे पास एंटीरियर नेरीज को जो है ना नाक के नथनीन के ऊपर जो है ना वो कुल वेब बना के इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो वजह क्या है कि यंग ऑपरेशन है, ताकि हम अगर एट्रोपिक रेनाइटिस को या स्मॉल पॉक्स को जब ट्रीट कर रहे होते हैं तो उस वजह से वो कह रहा है उसे, तो ट्रीटमेंट में क्या रिकन्स्ट्रक्टिव प्रोसेस है, वहाँ पे हमने काट के रिकन्स्ट्रक्शन के नाल कर देनी है। फिर हमारे पास कुछ दूसरे ट्यूमर्स आ जाते हैं। ठीक है, उन ट्यूमर्स के अंदर जो है ना वो कह रहा है कि नेज़ो एल्वियोलर सिस्ट आ जाती है, नेज़ो एल्वियोलर सिस्ट आ जाती है। ठीक है, साथ में वो कह रहा है पेपिलोमा या वार्ड्स आ सकते हैं। ठीक है, नंबर 3 पे वो कह रहा है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ये 3 जो है ना उसने लिखे हुए हैं। यहाँ पे अगर वो स्मूथ बल्ज हो लेटरल वाल और नोज़ के ऊपर तो इसे हम कहते हैं नेज़ो एल्वियोलर सिस्ट। अगर तो वहाँ पे मल्टीपल पेडेंकुलेटेड और सिसाइल हो तो वो पेपिलोमा या वार्ड्स होते हैं, जिस तरह वो मौके से नहीं होते वो होती हैं। फिर वो कह रहा है कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा एक्सटेंड करते हैं लेटरल वाल ऑफ द टू दी नोज ऑफ द फ्लोर टू दी अपर लिप तक। ये स्क्वेमस जो सेल कार्सिनोमा है ये नेज़ल टिप तक इवन वो ग्रो कर जाता है। ठीक है, अब ये चैप्टर था इसके बारे में जो भी हमने देखे हैं। मैं आपको बुक से थोड़ा सा दिखा देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। तो हमने अभी तक जो है ना सेलुलोलाइटिस पढ़ा, जिसके अंदर स्टेफिलोकोकस स्टेफोरियस, रेड स्वेलन टेंडर नोज, सैडल नोज में डिप्रेस्ड होता है, नेज़ल ट्रोमा हो सकता है, कोई भी एक्सेसिव रिमूवल सब इसकी। अब वो कह रहा है कि राइनोप्लास्टी हमने करनी होती है, इम्प्लांट डाल देना होता है, अगर वो ज़्यादा है तो आपने वहाँ पे सिलिकॉन या टेफ्लॉन भी वो कह रहा है इवन हम ना वो डाल के उसको नाक को ऊपर करते हैं। हम्प नोज में वो कह रहा है कि ऊपर की तरफ तो रिडक्शन राइनोप्लास्टी हम कर देंगे। ठीक है, साथ में वो कह रहा है कि मैंने हम्पर को रिमूव करना। क्रूक्ड में हमारे पास सी शेप्ड या एस शेप्ड जो है ना वो सी शेप्ड होता है या फिर एस शेप्ड हमारे पास वो नाक होगा। ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि ट्रॉमेटिक ओरिजिन होती है, बाय बर्थ हो सकती है, न्यूनेटल पीरियड में चाइल्ड में। फिर ट्यूमर में हमारे पास सबसे पहले कंजेनिटल है। ठीक है, फिर हमारे पास बिनाइन और नंबर 3 पे मैलिग्नेंट है। कंजेनिटल के अंदर हमने 3 चीज़ें देखी थी। डर्माइड डिसीज जो सिंपल होती है, फिर वो डर्माइड विद साइनस है। सिंपल के अंदर वो मिड लाइन स्वेलिंग होती है जो कि फ्रंटल नोज, यहाँ पे क्या होता है हमारे पास पीटी या फिर कोई भी साइनस अगर मिल जाए तो वो साइनस के साथ हमें प्रेजेंट करना पड़ जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम करो यार। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि हमारे पास इस फोकस को क्या हो गया, इनकेफ्लोसील या मेनिंगो इनकेफ्लोसील में मेनिंजाइटिस जो है ना वो थ्रो किसी भी बोनी डिफेक्ट के अंदर से जो है ना वो आपके पास निकल आ जाती हैं। फिर वो ग्लायोमा के बाद निप्ड ऑफ पोर्शन ऑफ द इनकेफ्लोसील ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो आपका होगा वो ग्लायोमा होगा। ठीक, अब ये देखो यहाँ पे सैडल नोज, ये देखो यूं करके है। ठीक है, ये सुपर टिप डिप्रेशन आपको दिख रही है भर हम्प्ड नोज में, ये देखो ऊपर की तरफ जो है ना ये यूं करके ऊँट की कुहान की तरह आपको ये नज़र आ रही है। ठीक, अब यहाँ पे क्रूक्ड नोज और डेविएटेड नोज में देख लीजिए, क्रूक्ड में सी शेप्ड हो रहा है, ये देख रहे हैं ये, या फिर एस शेप्ड आपको कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। ठीक, फिर वो कह रहा है कि बिनाइन में हमारे पास जो है ना वो कह रहा है कि पिगमेंटेड नेरीज हो गया, सेबोरिक केराटोसिस, बहुत सारी की सारी बातें हैं। राइनोफायोमा जिसे हम कह रहे हैं पोटैटो नोज, तो ये देखो पोटैटो नोज आपको नज़र आ रहा है। राइनोफायोमा बड़ा गंदा एक चीज़ होता है। ठीक है, पिंक जो होता है लोब्यूलेटेड मास होता है, सुपरफिशियल वेस्कुलर में हमारे पास आ जाता है। ठीक, फिर बिनाइन के अंदर हमारे पास हेमेंजियोमा पे पिगमेंटेड नेरीज और वो सारी की सारी ये टेबल देखना। बाकी मेलिग्नेंट के अंदर वो कह रहे हैं बेजल सेल, स्क्वेमस सेल और मेलानोमा होता है। इसके अंदर डर्माइड सिस्ट था, इनकेफ्लोसील था और हमारे पास मेनिंगो इनकेफ्लोसील और ग्लायोमा था। ठीक, अब यहाँ पे देखो डर्माइड्स की टाइप है सिंपल डर्माइड, यहाँ पे देखो सिंपल ये आपको नज़र आ रही है। अगर वो डर्माइड विद एक्सटर्नल पीट के साथ आ रही है तो ये देख लो आपको बी के अंदर वो दिख रही है। फिर वो कह रहा है कि सी के अंदर ये लाइन फ्रंट ऑफ द नेजल एंड डीप टू द नेजल, अगर वो डीप तक जा रही है, देखा मेनिंजेस को इन्वॉल्व कर रही है। और हमारे पास ये जो ड्यूरा आ गया, और डी के अंदर वो कह रहा है कि इंट्राड्यूरल डर्माइड, मतलब वो यहाँ से जाके पीछे डर्माइड तक वो आपको नज़र आएगी। फिर वो कह रहा है कि मेलिग्नेंट के अंदर वो कह रहा है कि बेसल सेल, जिसे रोडेंट अल्सर भी कह रहा है वो।
ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, 40 से 60 ईयर की उम्र में होता है, सिस्ट होता है और इरिडेशन क्रायो सर्जरी हम कर की, और साथ में इसके अंदर एक था वो CO2 लेज़र भी हमने लगा देनी होती है। ठीक है। यहाँ पे आपको अल्सर विद रोल्ड एजेस आपको नज़र आते हैं, जो कि बेजल सेल कार्सिनोमा, ये आपको माई अम्मा जी देख रही हैं, इसका अल्सर है, उसके ऊपर रोल्ड आपको नज़र आ रहे हैं। स्क्वेमस सेल के अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास 40 से 60 साल की उम्र में होता है। यहाँ पे इन्फिल्ट्रेटेड नोड्यूल्स आपको होती हैं और वहाँ पे एजिस जो है ना अफेक्टिंग द साइड ऑफ द नोज एंड क्लोम्यूला, और वो नोडल मेटास्टेसिस हो जाती है। मेलानोमा में मेलिग्नेंट है, लेकिन ये स्लो ग्रोइंग है और ये नोड्यूलर इन्वेसिव टाइप है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। बाकी फिर हमने नेज़ल वेस्टिब्यूल की बात की, तो फ्रंक्लोसिस ये वाली देख लो इसके अंदर। तो फ्रंक्लोसिस में इन्फेक्ट हेयर फुल स्टेफ ओरियस की इन्फेक्शन की वजह से। ठीक है। फिर वो कह रहा है कि टेंडर होता है, इन्फ्लामेटरी होती हैं सारी की सारी चीज़ें, सिस्टेमिक कंप्रेशन होती है। वेस्टिबुलाइटिस में क्या होता है, वेस्टिब्यूल में नेज़ल डिस्चार्ज, रेनाइटिस जैसा, ट्रोमा टू दी हैंड करचीफ। ठीक है। बार बार वो प्रिक करता है जिसकी वजह से, या फिर स्टेफ ओरियस की इन्फेक्शन की वजह से रेड स्वेलन टेंडर नोज होता है। पेनफुल फीचर क्लस्टरिंग मैंने बता दिया आपको। साथ में वो कह रहा है कि स्टीनोसिस और एट्रेजिया में कोई भी हमारे पास यंग ऑपरेशन हमने किया। ट्रीटमेंट ऑफ द एट्रोपिक रेनाइटिस के अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास स्मॉल जो पॉक्स इवन ट्रीटमेंट है, या फिर डिस्ट्रक्टिव इन्फ्लेमेटरी लीजन वहाँ पे आपको मिल जाती है। ये देख रहे हैं स्टीनोसिस, यहाँ पे पूरे का पूरा नाक जो है ना वो बंद हो गया इसका। ठीक है। फिर ट्यूमर में नेज़ो एल्वियोलर है, पेपिलोमा या वार्ड्स हैं, और फिर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ठीक है। नेज़ो एल्वियोलर में देख रहे हो यहाँ पे नीचे से इवन नज़र आ रहा है वो आपको। ठीक है। फ्लोर ऑफ द नेज़ल वेस्टिब्यूल के ऊपर होगा। पेपिलोमा या वार्ड पे डेंकुलेटेड होता है, उसने ये बात की हुई। बाकी स्क्वेमस सेल लेटरल वाल ऑफ द वेस्टिब्यूल के ऊपर होता है, नेज़ल फ्लोर के ऊपर, ये सारी की सारी बात। ठीक है। होपफुली कुछ ना कुछ कंसेप्ट बन गया होगा। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में नेज़ल सेप्टम और इसकी डिजीज़ जो है ना वो डिस्कस करती हैं। एक्चुअली बात पता है कि यार मोबाइल, एक तो इंटरनेट इतना स्लो आ रहा है, पहले मैंने 45 मिनट की वीडियो बनाई, अभी तक वो अपलोड नहीं हो पा रही, तो इस वजह से एक छोटी छोटी मैं वीडियो बना रहा हूँ नेज़ल सेप्टम और इसकी डिजीज़, और इंशाल्लाह आज रात जो है ना वो मैंने पूरा कंप्लीट करना है नोज। तो थैंक यू सो मच, रिमेंबर मी आल्सो योर प्रीशियस प्रेयर। अल्लाह हाफिज़।